जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट की जो हमारी सीरीज चल रही थी सिंगल फेज एसी की, मैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था रेजोनेंस। रेजोनेंस में हमने एक पार्ट देख लिया था, सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस कब होता है? जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल हो जाती हैं। रेजोनेंस के पहले हमेशा कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होती है। सर्किट कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जब डोमिनेट करेगा तो उसी की तरह बिहेव करता है, मतलब करंट वोल्टेज से लीड करेगी। रेजोनेंस के बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाती है और वो क्या हो जाता है, सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस की तरह बिहेव करता है। अब हम देखते हैं पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस, ठीक। पैरेलल रेजोनेंस की डिफिनीशन क्या है कि रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, reactive component of current in one branch is equal to reactive component of current in other branch। ये इसकी कंडीशन है। जैसे सीरीज में क्या है कि रिएक्टिव इंडक्टेंस और रिएक्टिव कैपेसिटेंस वो क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, तो सीरीज रेजोनेंस होता है। लेकिन यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस कब होगा? पैरेलल रेजोनेंस तब होगा जब दो पैरेलल ब्रांचेज में करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा तब, ठीक। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो शॉर्टकट में फार्मूला निकलेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं, सर्किट बना लेते हैं। R1 L1, R2 RL, R1 और C। L1 L2 लिखने का कोई मतलब। यहाँ से टोटल करंट आई है, ये है V। I में से एक पार्ट यहाँ पर गया I1 और दूसरा गया I2, ठीक। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको ड्रा करना हो इसका फेजर डायग्राम, तो ये रहा V। I1 क्या है, लीड करेगी, और I2 क्या है, लैग करेगी। तो ये हुई I2, कितने डिग्री लैग कर रही है, मान लेते हैं φ2। I1 क्या कर रही है, लीड करेगी, ये है I1, कितने डिग्री लीड कर रही है, 1 डिग्री। तो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ I1 क्या हो जाएगा, I1 साइन φ1, और रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट I2 क्या हो जाएगा, I2 साइन φ2। ये अगर इक्वल होंगे तभी पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो चलिए देखते हैं इनको इक्वल करके। I1 की वैल्यू निकालिए। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V डिवाइडेड बाई अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा C होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? V बाई जेड इंटू साइन फाई। साइन फाई क्या होता है, X बाई जेड। अगर आप इम्पीडेंस ट्राइंगल देखेंगे तो ये है फाई, ये है X, ये है R, ये है जेड। तो साइन फाई क्या होता है, रिएक्टेंस डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस। तो साइन φ1 क्या हो जाएगा, यहाँ की रिएक्टेंस क्या है, 1 ओमेगा C डिवाइडेड बाई जेड अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा C होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह I2 की वैल्यू निकालिए, V डिवाइडेड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर। साइन φ2, साइन φ2 क्या हो जाएगा,
ओमेगा एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बी से बी कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1/ओमेगा सी R1 स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल सी R1 स्क्वायर एल बाई सी। ठीक, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल सी R1 स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई सी माइनस आर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट एल माइनस सी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी एल स्क्वायर माइनस एल सी R1 स्क्वायर। ठीक, लेट ये है आपकी रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर ओमेगा पता है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2πf, तो यहाँ से एफ आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2π अंडर रूट एल माइनस सी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी एल स्क्वायर माइनस एल सी R1 स्क्वायर। फार्मूला याद नहीं रखना है, जो याद रखना है वो बाद में बता रहा है। अभी और आगे सॉल्व करते हैं इसको। लेट R1 इज इक्वल टू 0। R1 क्या है कैपेसिटिव ब्रांच में जो रिएक्टेंस है, तो कैपेसिटिव ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है। तो R1 की वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट एल माइनस सी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, यही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना। इफ R इज आल्सो 0, मतलब सर्किट में केवल L और C है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√LC। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 1/2π √LC। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, रटिएगा मत, बस चीज़ों को समझ करके चलिएगा। टोटल करंट इन सर्किट, यहां पर देखिए ये रिएक्टिव कंपोनेंट कौन से हुए, एक इधर वाला एक इधर वाला, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो बचा क्या एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट इसका भी इधर जाएगा इसका भी इधर जाएगा, वो दोनों का क्या होगा कॉस कंपोनेंट। तो दोनों को क्या कर दीजिए, टोटल करंट क्या हो जाएगी I इज इक्वल टू I1 cos φ1 प्लस I2 cos φ2। ठीक, I1 की वैल्यू क्या है V डिवाइडेड बाई अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C होल स्क्वायर। cos φ क्या है R1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C होल स्क्वायर। cos φ होता है R/Z पावर फैक्टर। इसी तरह I2 क्या है V अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। और cos φ2 क्या है R2 सॉरी R
डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। वी से वी कैंसिल, ये टोटल करंट है निकालना, सॉरी अभी मैं कैंसिल नहीं करना, कैंसिल होगा। ठीक, केस मानते हैं, लेट आर वन इज इक्वल टू जीरो। आर वन इज इक्वल टू जीरो ये हमेशा मिलेगा, मतलब आपके क्वेश्चन में भी जनरली आर एल दिया रहेगा और सी दूसरे ब्रांच में दिया रहेगा। अगर आर वन की वैल्यू जीरो है तो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी ओमेगा सी इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा, ये आर वन की वैल्यू अगर जीरो है तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक, क्योंकि आर वन की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये तो हो गया जीरो प्लस बी, ये क्या है, ये है आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि ये वाला टर्म क्या है। अब जरा यहां पर देखते हैं, आर वन की वैल्यू अगर जीरो थी, आर वन की वैल्यू अगर जीरो थी तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, एल माइनस सी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर सी। ठीक, या ये कहिए आर वन जीरो है तो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट इन वन ब्रांच इज इक्वल टू रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट इन अदर ब्रांच, यही था। तो यहां पर आई वन की वैल्यू क्या है, वी डिवाइडेड बाई जेड वन की वैल्यू क्या है, जीरो प्लस वन बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक, और साइन फाई क्या है, 90 मतलब 1 डिवाइडेड इज इक्वल टू आई टू की वैल्यू क्या है, वी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू साइन फाई क्या है, ओमेगा एल। तो यहां से क्या मिला, वी से वी कैंसिल, ये बच जाएगा ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू जरा निकालिए, तो इसकी वैल्यू क्या मिली, एल बाई, यहाँ पर जाकर पुट कीजिए, तो ये क्या मिला, बी आर डिवाइडेड बाई एल बाई, तो टोटल करंट क्या मिली, वी डिवाइडेड बाई एल बाई आर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि एल बाई आर सी या सी आर क्या है, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक इम्पीडेंस। मजे की बात यह है कि डायनेमिक इम्पीडेंस तो बोलते हैं, लेकिन वहां पर डायनेमिक इम्पीडेंस के नाम से नहीं पूछा जाता, वो क्या पूछता है कि एल बाई आर सी की यूनिट बताइए, और एल की यूनिट आपने पढ़ा है हेनरी, आर की यूनिट आपने पढ़ा है ओम, और सी की यूनिट पढ़ा है फैरड।
लेकिन ये ऑप्शन में दिया ही नहीं जाएगा। जब ये V है, ये करंट है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। इम्पीडेंस है ये, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या है। तो व्हाट इज डायनेमिक इम्पीडेंस, वैल्यू L/RC, और ये पैरेलल रेजोनेंस में मिलती है, टोटल करंट ये होती है। ठीक, ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे डायनेमिक इम्पीडेंस की वैल्यू भी पूछा जाएगा, इसकी यूनिट भी पूछी जाती है। ठीक, तो आप ज़रा चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। R1 इज इक्वल टू 0 का केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। रेजोनेंस वाला पार्ट हमारा समाप्त हो गया, और अब हम इसके न्यूमेरिकल पर चलेंगे और साथ में ये देखेंगे, उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे 3 फेज सर्किट में। ठीक, तो पहले सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक के लिए इसको पढ़िए, सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है, बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट, ठीक, 3 dB पावर फ्रिक्वेंसीज, ये सब चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिए। ठीक है, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।